हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हमारा जो ज्वाला टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी का, वो कल हमने बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और आज हमारा टॉपिक रहेगा उससे आगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद जो टॉपिक आता है ज्योग्राफी का, वो टॉपिक ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनोज। वॉल्केनोज क्या हैं, ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, उसे हमें अच्छे से आज समझना है। कितने प्रकार के होते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे जो लाइव क्लास जो यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि अपने नोट्स भी तैयार कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके एक बार बता दीजिए करेगा कि नोट्स आप कौन कौन तैयार कर रहा है, किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, है ना। तो उससे क्या है कि मुझे पता रहे कि आप किस तरीके से आपने स्टडी कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं टॉपिकों को कंटिन्यू आगे रखूँगा। तो आप हेडिंग डाल दें ज्वालामुखी क्रिया। चलिए समझते हैं ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, किस तरीके से होती है। डायग्राम बनाएंगे अच्छे से और बिल्कुल क्लियर उसको हम समझेंगे। चलिए ये हमारी हम डायग्राम वही बनाएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला। लगभग आप देखेंगे एक ही डायग्राम पर मैं आपके ज्योग्राफी के कई टॉपिक खत्म कर दूंगा। मतलब आपको कुछ ज़्यादा अलग डायग्राम बनाने ही नहीं है, इतना ज़बरदस्त तरीके से आपकी चीज़ें मैं कराऊंगा। ये बहुत अच्छे से डायग्राम हमें बनाने हैं। जितने अच्छे हमारे डायग्राम रहेंगे उतनी अच्छी हमारी तैयारी रहेगी, ये तो आप जानते ही हैं। ये हमने बना दी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक डायग्राम, ठीक है। अब आप मेरे साथ देखते चलेंगे मैं करता क्या हूँ, किस तरीके से मैं आपके डायग्राम को तैयार करूँगा। तो ये हमने बनाई एक लेयर पृथ्वी की क्रस्ट, ये हमने बनाई मेंटल, और ये हमारी हो गई कोर, ठीक है ना। तो हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया, मान लो इधर बना के हमने क्रस्ट, इधर वाली पे हमने लिख दिया मेंटल, इधर वाली लेयर पे हमने लिख दिया कोर। अब स्टूडेंट्स इतना तो आप कल समझ ही गए होंगे कि मैंने आपको इतना तो कल क्लियर बताया था कि पृथ्वी के केंद्र का जो टेम्परेचर रहता है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। क्लियर। अब बताइएगा आप, जब इतना अधिक मात्रा में टेम्परेचर पाया जाएगा पृथ्वी के अंदर, तो इसका मतलब टेम्परेचर ऊपर की ओर चलेगा, नो डाउट। जब टेम्परेचर ऊपर की ओर चलेगा तो आप मुझे बताइएगा कि यहाँ जो चीज़ें मौजूद होंगी उन चीज़ों पर ये टेम्परेचर पहुँचेगा, यहाँ टेम्परेचर पहुँचेगा। इसके अलावा पृथ्वी के अंदर बहुत सारी और भी क्रिया होती हैं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें किस तरीके से प्लेटें आपस में गति करती हैं, आपस में टकराती हैं, उससे भी ज्वालामुखी क्रिया होती है। इसके अलावा पृथ्वी के आंतरिक भाग में गैसेस होती हैं, उनके अणु आपस में टकराते हैं, तो उससे क्या कि घनत्व डेंसिटी बढ़ती है, तो उसके आधार पर भी एनर्जी निकलती है। इसके अलावा जो टेम्परेचर है ये तो होता ही है। तो जब ये ऊपर टेम्परेचर चलेगा, जब ये टेम्परेचर ऊपर चलेगा तो ये क्या होगा, कल मैंने आपको बताया था कि ये पूरे जो तत्व हैं ये बाहर निकल कर आएंगे। जब बाहर निकल कर आएंगे तो आप बताइएगा कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, आप समझ सकते हैं कि वो इन तत्वों को तोड़ देंगे। यानी कि ये हमारी जो पृथ्वी है, ये वाली जो लेयर है हमारी, इसको क्या कर देंगे भाई, तोड़ देंगे। जब तोड़ेंगे तो वो क्या कि इससे बाहर निकलेंगे, है ना। इस तरीके से ऐसे वो करके क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे। वो तत्व क्या होंगे भाई, ऐसे करके बाहर निकल आएंगे। जब ये बाहर निकल कर आएंगे तो कल मैंने आपको बताया था क्लियर कि इन्हीं को हमने क्या कहा था, बताइए ज़रा, जो बाहर निकल के आए थे। सपोज करिए यहाँ ये इस तरीके से आ गए, यहाँ इस तरीके से ये मौजूद हो गई। जब ये यहाँ निकल कर आएंगे तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इन्हीं को हमने क्या कहा था, ज्वालामुखी क्रिया कह दिया था। और ये जो अंदर से मलबा निकल कर आया था, इन्हें हमने कल बताया था पिघले पदार्थ, पिघले पदार्थ। और इनका जो मलबा निकल कर आया था, इसको मैंने नाम दिया था मैग्मा। क्या नाम दिया था, मैग्मा।
तो यानी कि अभी हमने समझा कि ये क्या मैग्मा निकल कर आ गया। अब इसमें कुछ चीज़ें नई जुड़ेंगी, क्या कि नई ये जुड़ेंगी कि ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो होती है वो कितने किलोमीटर पर होती है, कितने किलोमीटर की गहराई पर होती है। तो देखिए पृथ्वी के केंद्र में तो टेम्परेचर अधिक है, तो यहाँ तो घनत्व भी अधिक है, यहाँ दाब भी अधिक है, प्रेशर, तो यहाँ से ज्वालामुखी क्रिया नहीं होगी, यहाँ से तो केवल टेम्परेचर उठेगा। एक्चुअल में ये जो 200 किलोमीटर पे जो तत्व पाए जाते हैं, याद रखिएगा वॉल्केनो जो रिएक्शन होता है वो पृथ्वी के अंदर 200 किलोमीटर की गहराई पर होता है। कितने किलोमीटर की गहराई पर? 200 किलोमीटर की गहराई पर। अब 200 किलोमीटर की गहराई को अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि 200 से लेके 2900 तक जो लेयर है वो बताई थी मैंने आपको मेंटल, 200 से लेके और 2900 तक। तो इसका मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि जो ज्वालामुखी क्रिया होती है ये पृथ्वी के मेंटल भाग में होती है। कहाँ? मेंटल भाग में। मैंने ये तो आपको कल ही बता दिया था कि जो मैग्मा निकल कर आएगा उसकी जो स्पीड होती है, वो लगभग आप कह सकते हैं 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। टेम्परेचर जो होता है मैग्मा का जो निकल कर आया है वो 800 डिग्री से लेकर लगभग आप कह सकते हैं 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ तक की चीज़ें तो मैं आपको क्लियर कर ही चुका हूँ, ठीक है। आप चाहें तो एक बार इसे और देख लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट। हाँ बिल्कुल, ज्वालामुखी क्रिया इसी का, ज्वालामुखी यानी कि पृथ्वी के जिस मुख से आग निकलती है उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। तो पृथ्वी का ये वाला मुख कौन सा हो गया? ज्वालामुखी, ठीक है। अब देखिए जब पृथ्वी के अंदर से ये मलबा निकल कर आया, आप देखते चलिएगा, जब पृथ्वी के अंदर से ये मलबा निकल कर आया इस तरीके से, यहाँ से निकल कर आया होगा ऐसे, तो एक रास्ता सा बन गया होगा, ये रास्ता। तो ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये रास्ता, इस रास्ते को ज्योग्राफी में कहा जाता है क्रेटर। क्या कहा जाता है? क्रेटर। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस रास्ते को ज्योग्राफी में कहा जाता है क्रेटर मार्ग, क्रेटर मार्ग इसे। और जब इसी रास्ते पर लगातार ज्वालामुखी क्रिया, लगातार वॉल्केनो रिएक्शन, लगातार ज्वालामुखी क्रिया होती रहती है, तो ये जो क्रेटर मार्ग है ये बड़ा हो जाएगा। भाई एक बात बताइए, आप उसी जगह से बार बार ये चीज़ें निकलती रहेंगी, तो ये जो रास्ता अपना विस्तृत यानी कि रूप अपना जो है वो बड़ा करेगा, लार्ज हो जाएगा। तो जब ये क्रेटर मार्ग बड़ा हो जाता है तो इसे बोलते हैं काल्डेरा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी काल्डेरा मार्ग, काल्डेरा मार्ग कहेंगे जब ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप इतना देख लें, फटाफट नोट कर लें इसे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे देखें। अब ज्वालामुखी जब क्रिया होगी तो उस ज्वालामुखी क्रिया में जो मैग्मा निकलेगा वो मैग्मा होगा किस टाइप से, उसे जरा हम देख लेते हैं। तो हमने हेडिंग डाली भाई मैग्मा, और मैग्मा को आप अच्छे से मेरे साथ देखेंगे। अगर मैं मैग्मा की बात करूं तो इस मैग्मा में नंबर 1 पर स्टूडेंट्स होंगी गैसें, नंबर 2 पर होगी जल वाष्प, नंबर 3 पर राख, नंबर 4 पर पत्थर, नंबर 5 पर पत्थर के छोटे टुकड़े, ठीक है। तो ये हमारे इस मैग्मा में 4 चीजें निकल कर आएंगी, बल्कि 5, समझिएगा। अब इस मैग्मा में जो गैस होंगी वो सर्वाधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, इसके अलावा हाइड्रोजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, ये सब गैसें होंगी। मैग्मा में सबसे ज़्यादा जो पाया जाएगा वो मैंने आपको कल भी बताया था, सबसे ज़्यादा होगा जलवाष्प। ओवरऑल का 60 से 70% मैग्मा में जलवाष्प होता है। राख बोलते हैं जला हुआ भाग, जो जल चुका है वो राख बन जाता है, जला हुआ भाग। मैग्मा में जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं निकलकर, उन्हें बोला जाता है ज्योग्राफी में बम। और जो पत्थर के छोटे टुकड़े निकल कर आएंगे, बहुत छोटे छोटे
छोटे छोटे जो टुकड़े निकल कर आते हैं, जैसे मान के चलिए मटर के दाने के जैसे छोटे छोटे इस टाइप से। ये तो बड़ा टुकड़ा हो गया, बम जो टुकड़ा होगा वो होंगे बड़े बड़े टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े। और जो छोटे छोटे टुकड़े आते हैं उन्हें बोला जाता है बमबेरा। बमबेरा, हालांकि इसकी ज्योग्राफी में और भी नाम है, तो ज़्यादातर एग्जाम में बमबेरा के नाम से भी आता है। तो ये आप फटाफट देख लें, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। मैग्मा क्या होता है? तरल और गर्म, तरल गर्म पदार्थ होता है। जब इसमें से गैसें उड़ जाएंगी, यानी गैस रहित, विदाउट गैसेस, गैस रहित जो मैग्मा होगा उसी को हम ज्योग्राफी में कह देते हैं लावा। तो लावा क्या है? ठंडा एवं ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ लावा होता है। क्लियर? लावा में गैसें नहीं होती हैं, लावा गर्म नहीं होता है, लावा तरल नहीं होता बल्कि जमा हुआ होता है। ठीक है ना? ठोस और ठंडा, यानी कि जमा हुआ होगा, जबकि जो मैग्मा होगा वो पिघली अवस्था में रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ें, इसे नोट कर लें। अब बढ़ते हैं हम कि ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। तो हमने हेडिंग डालेंगे अब ज्वालामुखी के प्रकार। स्टूडेंट्स, ज्वालामुखी के प्रकार जो माने जाते हैं वो 3 माने जाते हैं। ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जो पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं ज्वालामुखी, माने कि जो निकलते हैं, उत्पत्ति जो होती है, और ओरिजिन कह लो या उद्गार कह लो या उत्पत्ति कह लो, उसके आधार पर। तो हम एक काम करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब हम समझते हैं कौन कौन से और कैसे कैसे होते हैं डायग्राम के आधार पर। ये होते हैं हमारे 3। नंबर 1 एक्टिवेट वॉल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिवेट। नंबर 2 डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट का मतलब हम कह सकते हैं प्रसुप्त, प्रसुप्त। ज्वालामुखी मतलब डोरमेंट, मतलब अभी बताएंगे कि करके समझे ये क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। नंबर 3 शांत या मृत, डेड वॉल्केनो। ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी हमारे 3 प्रकार के। नंबर 1 सक्रिय, एक्टिव वॉल्केनो। नंबर 2 प्रसुप्त, डोरमेंट वॉल्केनो। नंबर 3 शांत या मृत ज्वालामुखी, यानी कि डेड वॉल्केनोज। तो हम कह सकते हैं ओरिजिन के आधार पर जो ज्वालामुखी होते हैं हमारे अर्थ पर, वो 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे कि 3 किस प्रकार से क्यों होते हैं, क्या कारण है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे चाहे तो नोट कर लें फटाफट, और नहीं तो आप फोटो वगैरह ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने डाउनलोड का भी आपको ऑप्शन दे रखा है, आपकी वीडियो डाउनलोड भी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब समझेंगे हम 3 प्रकार के कैसे होते हैं। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपके लिए अच्छा सा। आप देखते चलेंगे मेरे साथ। ये हमने डायग्राम बनाया है। अब देखेंगे आप, इसको हम कर देते हैं ऊपर से लॉक।
ठीक है, ये लॉक कर दिया हमने। इधर हमने एक डायग्राम और बनाया, ये बॉक्स बनाया, एक बॉक्स, एक और बनाना है, 2 बॉक्स, और स्टूडेंट्स एक बॉक्स और बनाना है, 3 बनाने हमें, 3 बॉक्स। ठीक, एक काम और करना है, एक ऊपर बॉक्स और हमें तैयार करना है जिस पर हम क्लियर चीज़ों को समझ पाएं। चलिए, तो यहाँ पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखिए इस जगह यहाँ हम लिखेंगे, इस पे लिखेंगे वर्तमान, प्रेजेंट। वर्तमान, प्रेजेंट। इधर लिख देंगे पास्ट, यानी कि भूतकाल, पास्ट। इधर लिख देंगे हम फ्यूचर, यानी कि भविष्य। इसको भी खाली छोड़ दो, मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। अब इधर देखिएगा आप ध्यान से, एकदम क्लियर। अब ये वर्तमान यानी प्रेजेंट, ये फ्यूचर, ये क्या हो गया भाई, भविष्य। अब यहां आपको लिखना है इस जगह सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। अब चाहें तो एक काम करिए, केवल सक्रिय इस तरीके से लिख लो, सक्रिय। यहां लिखना है प्रसुप्त, डोरमेंट। प्रसुप्त। और यहां लिखना है शांत या मृत। अब समझना मेरे साथ, ऐसे ज्वालामुखी, ऐसे वॉल्केनोज जिनका ओरिजिन, ऐसे ज्वालामुखी, ऐसे वॉल्केनो जो पृथ्वी के अंदर से प्रेजेंट में भी आ रहे हैं, भविष्य यानी कि पास्ट में भी आए थे और फ्यूचर में भी आएंगे। यानी कि पृथ्वी के अंदर से एक ज्वालामुखी क्रिया होती है। अगर वो ज्वालामुखी क्रिया, मान लो किसी पॉइंट पर कोई ज्वालामुखी है जो कि वर्तमान में भी आ रहा है, पास्ट में भी आया था, फ्यूचर में भी आएगा, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी। प्रसुप्त को समझते हैं। ऐसे ज्वालामुखी याद रखना जो वर्तमान में नहीं आए या नहीं आ रहे, वर्तमान में नहीं आ रहे, भूतकाल यानी पास्ट में आए थे और फ्यूचर में भी आ सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम प्रसुप्त यानी सोया हुआ या डोरमेंट वॉल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जो वर्तमान में नहीं आ रहे, पास्ट में आए थे और फ्यूचर में नहीं आएंगे, उन्हें कहते हैं मृत या क्या, शांत ज्वालामुखी। तो अब ये डायग्राम से समझे, दोबारा बताता हूं। ऐसे ज्वालामुखी जो एक्टिव की बात हो रही है, जो वर्तमान में भी आ रहे हैं, पास्ट में भी आए थे, फ्यूचर में भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, उन्हें क्या कहेंगे, सक्रिय। यानी पृथ्वी से अंदर से नीचे से आग निकल रही है लगातार, कहीं भी पॉइंट पर, वो हो गए सक्रिय। ऐसे ज्वालामुखी जो के प्रसुप्त की बात चली है, डोरमेंट की, जो वर्तमान में नहीं आ रहे, पास्ट में आए थे, फ्यूचर में आने की पॉसिबिलिटी है, उन्हें हम कहेंगे क्या, प्रसुप्त या डोरमेंट या सोया हुआ। अब समझेंगे शांत या डेड वॉल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जो वर्तमान में, प्रेजेंट में नहीं आ रहे, पास्ट में आए थे, फ्यूचर में नहीं आएंगे, उन्हें हम कहेंगे मृत या डेड या शांत ज्वालामुखी। तो आप इसे नोट कर लें फटाफट, फिर आगे समझते हैं। बढ़े आगे, चलें भाई, चलिए आगे समझें। अब स्टूडेंट हमें यह समझना है कि विश्व के प्रमुख कौन कौन से ज्वालामुखी हैं। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। तो हमने हेडिंग डाली सक्रिय ज्वालामुखी, और ब्रैकेट में लिख देंगे विश्व के प्रमुख। और हम बनाते हैं एक डायग्राम। हम इसमें वर्ल्ड के जो मेन हमारे एक्टिव वॉल्केनो हैं
कौन सी कंट्री में कौन कौन से हैं उन्हें अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ समझते रहेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे किलाउ। किलायु, ये किलायु एक ज्वालामुखी का नाम है, याद रखना। और ये किलायु जो ज्वालामुखी है ये पड़ता है यूएसए में, और यूएसए में एक जगह है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप, और ये विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे बढ़ें। दूसरा हमारा ज्वालामुखी है जिसका नाम बहुत फेमस है, और इसका नाम है माउंट एटना। ये इटली में पड़ता है, और ये यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंच, यूरोप महाद्वीप का, यूरोप कॉन्टिनेंट का सर्वाधिक सक्रिय है, केवल यूरोप का। यहां दो तरीके से क्वेश्चन बना भाई। पहला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय पूछ ली तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे किलायु। लेकिन यूरोप का पूछे तो ये सक्रिय है, केवल यूरोप का। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ये इटली में है, भूमध्य सागर के पास। इसलिए भूमध्य सागर में जब ये निकलता है तो चूंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें एक प्रकाश जैसा लगा रहता है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का लाइट पिलर या प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का लाइट पिलर या प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना। अगला है बैरन द्वीप। ये भी बहुत पूछा जाता है, क्यों देखना। ये इंडिया का है, और ये इंडिया में भी अंडमान निकोबार में पड़ता है। अंडमान निकोबार, ये भारत का एकमात्र सक्रिय है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने चार आपको ये बताए हैं, 2 3 4। ये वर्ल्ड के 4, अभी और भी हैं, ये 4 इसमें हमने लिख दिए हैं। इसे आप आराम से देखकर बाद में नोट कर लेंगे। और मैं अब आगे बढ़ता हूं, और कौन कौन से विश्व के सक्रिय हैं देखें। इसके अलावा आप बात करें तो हमने यहाँ वही सक्रिय हेडिंग डाल देते हैं, और कौन कौन से हैं समझेंगे मेरे साथ। यह हमने डाली सक्रिय, और कौन कौन से हैं। एक है माउंट एरेबस। याद रखना स्टूडेंट, ये अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय है। अंटार्कटिका महाद्वीप,
पर ये केवल एक ही पाया जाता है, वो भी एक्टिव वॉल्केनो, वहाँ एक ही है बस, और कोई नहीं है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बताइए अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं। कोटोपैक्सी, ये इक्वाडोर एक कंट्री है, इक्वाडोर, जो कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो सक्रिय में जो इम्पोर्टेंट हैं वो यही हैं, आप नोट कर सकते हैं। हालांकि एक जापान का भी है, जापान, जिसका नाम है फ्यूजियामा। ठीक है, जापान देश का फ्यूजियामा एक वॉल्केनो है जो कि एक्टिव वॉल्केनो है। इसे आप नोट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, आगे कौन से हैं अब हम देखेंगे। जो हमारे प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं वो कौन कौन से ज्वालामुखी माने जाएंगे। तो हम डालते हैं हेडिंग क्या, प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वॉल्केनो। इसमें आपका सबसे पहले इंडिया की बात करेंगे हम। तो इंडिया का है नारकोंडम, जो अंडमान निकोबार में ही है लोकेशन। ये इंडिया का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, अगला है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का, जिसका नाम है क्राकाटाओ। क्राकाटाओ। अगला है ईरान, ईरान के दो हैं, एक का नाम है देमबंद और एक का नाम है कोह ए सुल्तान। सुल्तान, और ये किस कंट्री में है भाई, ईरान। अगला है पोपा, और यह है म्यांमार का। म्यांमार आपने सुना होगा नाम, म्यांमार का है। अगला है किलिमंजारो, किलिमंजारो, और यह है अफ्रीका में कंट्री पड़ता है तंजानिया, उस देश का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो यही इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में बिल्कुल आ जाएंगे। हालांकि एक और है सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा आता है, वेसुवियस। इसे भी आप नोट कर लें, ये इटली का है। ये विश्व का सबसे ऊंचा प्रसुप्त ज्वालामुखी है, विश्व का ऊंचा
प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वॉल्केनो, ठीक है। ये आपके मेन प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं, आप नोट कर लें फटाफट। इसमें देख सकते हैं हमने इंडिया का बताया, तंजानिया का बताया, म्यांमार का बताया, ईरान के बताए, इटली के बताए, इंडोनेशिया का बताया। ये सब जो हैं प्रसुप्त हैं, जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब डालेंगे हम शांत या डेड वॉल्केनो या शांत ज्वालामुखी। शांत या मृत या डेड वॉल्केनोस, इसमें कौन कौन से आएंगे देखते चलेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा मृत में पूछा जाता है, लगातार पेपर में आता रहता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है एंडीज पर्वतमाला पर एंकाकागुआ। एंकाकागुआ। इसके अलावा आप ले सकते हैं अर्जेंटीना, जिसका नाम है जोम्बो, इंपोर्टेंट। इसके अलावा आप ले सकते हैं जापान का फ्यूजी यामा। इसे ज़्यादातर दोनों में रखते हैं, ज्योग्राफी के क्या था, एक तो इसे प्रसुप्त में भी रखा जाता है, कोई कोई से शांत में भी। तो एक्चुअल में ज़्यादातर जो संभावना रहती है वो शांत से नहीं रहती, वो शांत से नहीं, सक्रिय से और प्रसुप्त से रहती है। क्योंकि मृत और इसका क्या मतलब होता है, मृत ज्वालामुखी का मतलब ये हो गया कि वही शांत वाले जो प्रसुप्त वाले हैं और जो सक्रिय वाले हैं वही मृत ज्वालामुखी का दर्जा प्राप्त हो जाते हैं जब लंबे समय तक नहीं आते हैं। मृत ज्वालामुखी कोई अलग से नहीं बनता है, वही सक्रिय वाला जब लंबे समय तक नहीं आएगा पहले प्रसुप्त बनेगा, प्रसुप्त भी फिर नहीं आएगा तो फिर वो शांत बन जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको ज़्यादा जो याद रखने वो सक्रिय याद रखने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे अब और समझेंगे। अब इसमें एक टॉपिक आता है भाई, क्रेटर झील। तो हमने हेडिंग डाला क्रेटर झील क्या होती हैं। तो आप खुद देखिए, मैंने आपको पुराने टॉपिक में अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें मैं आपको दिखाता हूं। उसमें डायग्राम में मैंने आपको बताया था क्रेटर, ये देखिए। तो मैंने आपको ये रास्ता जो है क्रेटर बताया था, राइट, ये क्रेटर था ये वाला। तो जब लंबे समय तक इसमें ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती है तो क्या होता है, जब ज्वालामुखी क्रिया नहीं होगी तो ये गड्ढा तो हो गया ना पृथ्वी के अंदर, तो इसमें वर्षा जब होती है तो इसमें पानी बढ़ जाता है। और जब ये पानी बढ़ जाता है तो याद रखना, इसी से क्या है, पानी धीरे धीरे वो भर के जमा होता रहता है और उससे क्या बन जाता है, झील बन जाती है। यानी हम कह सकते हैं क्रेटर मार्ग में वर्षा का जल भराव हो जाए तब झील का निर्माण होता है। और इन्हीं को क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहा जाता है।
भारत में एक ऐसी झील है जो कि आपको मिलेगी महाराष्ट्र में, क्रेटर झील, महाराष्ट्र में, और इस झील का नाम है लोनार झील। और एक झील और मान ली जाती है मणिपुर में, हालांकि प्रॉपर तो यही मानी जाती है महाराष्ट्र वाली, लेकिन इसे भी क्रेटर झील माना जाता है मणिपुर की नॉर्थ ईस्ट में, जिसका नाम है लोकटक। ये भी कैसी है? क्रेटर झील है। ठीक है, तो ये हमारी क्रेटर झील का मतलब आप समझे होंगे, क्लियर। इसमें वर्षा का पानी भर जाता है जो क्रेटर वाला मार्ग होता है, और उसी में फिर क्या है कि वही पानी भरने के बाद झील का रूप धारण कर लेता है, और इसी को हम कह देते हैं क्या? क्रेटर झील। इसी को क्या कहेंगे? क्रेटर झील कहेंगे। आगे बढ़ जाएं, चलिए भाई। अब देखिए, जब ये ज्वालामुखी नीचे से निकल कर आया, मैग्मा निकल कर आया, तो धरातल पर ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद वो लावा बना। लावा बनने के बाद क्या है? वो जमेगा। तो जमने के बाद उससे क्या होंगी कि वो धीरे धीरे आप देखेंगे चट्टान का रूप धारण करेगा। तो हम इसी में ये पढ़ेंगे कि चट्टान जो बनती हैं वो ज्वालामुखी क्रिया से ही बनती हैं। 3 प्रकार की चट्टान होती हैं, रॉक्स जिसे कहते हैं। तो अभी हम एक समझ लेते हैं। हमने डाला हेडिंग चट्टान, और इसमें हम समझते हैं अच्छे तरीके से चट्टान कितने प्रकार की होती हैं भाई? 3 प्रकार की। आग्नेय चट्टान, इग्नेस रॉक्स, नंबर 2 पर होती हैं अवसादी चट्टान, और नंबर 3 पर होती हैं रूपांतरित चट्टान। तो चट्टानों का निर्माण हुआ कैसे? तो आप कह सकते हैं लावा के जमने से। हालांकि इस टॉपिक को मैं लूंगा आपके को कल हमारा चट्टान टॉपिक रहेगा, और विश्व के और जो ज्वालामुखी हैं वो भी रहेंगे। अच्छा, मैं बहुत जल्दी एक बैच और स्टार्ट करने वाला हूँ टीजीटी पीजीटी के लिए, जिसमें पूरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपका हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं टीजीटी पीजीटी में, या जूनियर लेवल पर जो एसएसटी होता है 60 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, उसका भी बैच हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, और कौन कौन नोट्स तैयार कर रहा है वो एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताए, और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। और कैसे नोट्स आप बना रहे हैं अभी मुझे वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करेंगे, तो मैं आपको आगे फिर बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है। और एक मुझे आप कमेंट करके बताएं कौन कौन स्टूडेंट ये चाहते हैं कि मैं लाइव क्लास पढ़ाऊं। देखो है क्या कि अभी लाइव क्लास नहीं है, तो थोड़ा क्या उस हिसाब से एनर्जी क्लासें नहीं हो पाती हैं। जब लाइव क्लास होंगी तो और थोड़ा सा एनर्जिक होंगी, प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे हम। तो मुझे कमेंट करके बताएं कौन कौन लाइव क्लास करना चाहता है, या कौन कौन स्टूडेंट ऐसा है कि जो ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहता है ना। फीस का मुद्दा तो बहुत छोटा है, फीस तो बहुत बात की बात है। हम और कोचिंगों की तरह ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े मोटा पैसा आपसे लें, या एक तरीके से एक कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फीस होती है, उसको आप अफोर्डेबल भी नहीं कर पाते हैं। तो एक बार कमेंट मुझे करके बताएं, तो मैं उसी हिसाब से फिर आगे की इस चीज़ों को सेट करूं, ठीक है ना। जब तक के लिए जय हिंद। आगे की क्लास हमारी कल रहेंगी।